हेलो स्टूडेंट, हमने C++ के लास्ट वीडियो में देखा कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग C++ में कहाँ लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है, हम लोग लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, वो हमने देखा था। और उस प्रोग्रामिंग में हमने कुछ हेडर फाइल्स यूज़ किए थे लाइक iostream.h, conio.h। ठीक है, तो जो भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो देख लें, तब आप वो इस वीडियो पे आएँ। तो ये हमारा C++ का सेकेंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ हेडर फाइल। ठीक है, ये हेडर फाइल क्या था जो हम लोगों ने .h करके यूज़ किया था, और मेन फंक्शंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडियाज़ हम लोग लेंगे और एक एग्ज़ाम्पल फिर हम लोग आज भी C++ में देखेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स क्या होती है। तो अ हेडर फाइल इज़ अ फाइल विथ एक्सटेंशन .h। हेडर फाइल में हमेशा .h एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन मतलब हर फाइल का आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। जैसे म्यूज़िक फाइल है तो उसका आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है .mp3, वीडियो फाइल है तो .mp4, mpeg। ठीक है, फ़ोटो का फाइल है अगर फ़ोटो, तो वो कंप्यूटर कैसे समझे कि फ़ोटो का फाइल है, तो .jpg, .png, ये आप लोग देखते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है इसी से बाइफरकेट कर पाता है कंप्यूटर कि कौन सा फाइल किस चीज़ के लिए। जैसे C++ का प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका फाइल का नाम होगा फाइल नेम .cpp। सी का अगर यूज़ करेंगे तो फाइल नेम .c, जावा का यूज़ करेंगे तो फाइल नेम .java। एक्सटेंशन से वो समझ पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये किस टाइप का फाइल है। ठीक है, तो वैसे ही हेडर फाइल है तो .h लगता है। कंटेंट C++ function declaration and micro definitions to be shared between several source files। मतलब कि जो .h में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो हेडर फाइल होता है उसको हम लोग शेयर करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बने होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में अपने वीडियो में देखा था कि get.ch हमने यूज़ किया था। तो get.ch एक फंक्शन है, उसका एक काम है, एक काम उसके अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो फंक्शन किसी एक हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट कि हम लोग उसके फीचर को यूज़ कर सकें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स। ठीक है, तो दो टाइप के हेडर फाइल, मतलब एक होता है द फाइल्स दैट द प्रोग्रामर, मतलब हम लोग राइट्स, मतलब हम लोग जो प्रोग्राम खुद से लिख रहे हो, कुछ हेडर फाइल हम लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और एक होता है द फाइल्स दैट कम्स विथ आवर कंपाइलर, मतलब iostream.h, conio.h, ये जो हमने लास्ट क्लास देखा था ये सब ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ठीक है, वो कंपाइलर के साथ आता है, कंपाइल करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग को बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हेडर फाइल होते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस में मैं 2-3 हेडर फाइल डिस्कस करूँगा सो दैट कि एक आइडिया लग जाए कि हेडर फाइल का क्या पर्पस है, यूज़ कैसे होता है, और उस हेडर फाइल में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये भी अभी हम लोग देखेंगे। फिर फ्यूचर में जब और भी हेडर फाइल्स का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग टाइम टू टाइम उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो बोथ द यूज़र एंड द सिस्टम हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड यूजिंग द प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हैश इंक्लूड। मतलब हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करने के लिए आपको हैश इंक्लूड साइन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स आपका नीचे लिखा हुआ है, इट एज द फॉलोइंग फॉर्म, हैश इंक्लूड और उसके बाद लेस दैन का साइन है जिसमें फ़ाइल का नाम रहेगा, हेडर फाइल का नाम, और उसके बाद ग्रेटर दैन का साइन से क्लोज़ करेंगे। और हमने बोला है कि हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे नए नए चीज़ देखेंगे, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, सिम्बॉल्स का अलग तरीका से यूज़ होता है, तो आप लोगों को उसको ऑप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा भी था कि कैसे हम लोग हैश इंक्लूड किए थे। तो ये एक हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हम लोगों को चाहिए होती है अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो हम लोगों को हेडर फाइल पहले से दिया हुआ है, हमें उसे इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम में, और उसका सिंटैक्स नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लिस्ट देखते हैं फ्यू हेडर फाइल्स। सबसे पहला iostream.h, ये सबसे पॉपुलर, और इसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सी आउट है इसका पर्पस है डिस्प्ले कराना, मतलब कि प्रोग्राम का फाइनली क्या पर्पस होता है किसी भी प्रोग्राम का, कि कुछ आउटपुट आए, तो आउटपुट दिखाने के लिए आपको सी आउट यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली ये कंसोल आउट है इसका मतलब।
तो इनके अंदर ये COT आपका आता है, तो बिना COT के कोई प्रोग्राम होगा नहीं, तो इसीलिए आपको हर प्रोग्राम में IO स्ट्रीम इंक्लूड करना मस्ट है। आगे देखेंगे हम लोग सी इन मतलब फॉर इनपुट, यूजर से कुछ इनपुट लेना है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में कुछ वैल्यू टाइप करते हैं, कभी लॉगिन करना है तो यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, तो जो इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट कमांड एक्सेप्ट कैसे कर रहा है कंप्यूटर, तो उसके लिए C++ में सी इन कमांड होता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे इसका यूज़ क्या है। तो ये दोनों कमांड किसके अंदर आता है, iostream.h के अंदर। इस तरह बहुत सारे होते हैं उसके अंदर, बट मैंने जो मेन हम लोग का यूज़ में है हम लोग वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। conio.h, इसके अंदर getch आता है। इसका मेन पर्पस है टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। हमने लास्ट क्लास देखा था कि हम लोग स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन आ रहा था ब्लैक कलर का, उसको होल्ड करने के लिए हमने टर्म यूज़ किया था कि होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली वो रुका हुआ क्यों है, होल्ड क्यों किया हुआ है, तो वो रुका हुआ इसलिए है क्योंकि वो वेट कर रहा है कि टू गेट द कैरेक्टर, मतलब कि कीबोर्ड से कोई एक कैरेक्टर आप प्रेस कीजिए, जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे हम वहाँ रुके हुए। तो गेट CH, देख रहे हैं नाम भी लग रहा है गेट कैरेक्टर, तो मेन इसका पर्पस एक कैरेक्टर लेना। तो जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक वो स्क्रीन को क्या किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था। तो आपसे कोई पूछे कि गेट CH का क्या पर्पस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि टू होल्ड द स्क्रीन, आपको बोलना चाहिए टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, एक और हेडर फाइल है जो आज हम लोग दिखाएंगे आपको, CLR SCR, ये भी कोनियो के अंदर आता है, टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, लास्ट क्लास के वीडियो में आप देखे थे कि मैं जितनी बार रन करा रहा था प्रोग्राम को, गुड मॉर्निंग, तो आपका वो बगल बगल में ही आ रहा था और पिछला पुराना रिज़ल्ट भी दिख रहा था। ठीक है, CLR SCR आपके पुराने रिज़ल्ट को क्या करेगा, फ्रेश डिलीट कर देगा। जैसे हम लोग बोर्ड में कुछ लिखते हैं फिर मिटाते हैं, तो सेम CLR SCR क्या करेगा, पुराना कुछ भी लिखा हो उसको मिटा देगा और उसके बाद फ्रेश आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। तो हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में लिख भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है लिखना, बट एक अच्छा रहता है कि फ्रेश दिखे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, वो हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी होता है, गेट CHE भी होता है। गेट CH और गेट CHE ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। इसका भी काम है टू गेट कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ये भी कैरेक्टर इनपुट ही लेता है। ठीक है, इस तरह करके हेडर फाइल्स में जितने भी फंक्शंस है और भी फंक्शंस होते हैं, इसका आप लोगों को फ्यूचर में नोट्स, PDF नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें कि पूरा लिस्ट ऑफ फंक्शंस होंगे हर हेडर फाइल का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और एक यूज़ के पर्पज़ से आपको पता भी होना चाहिए। तो आप लोग धीरे धीरे देखिएगा। अभी हम लोग को स्टार्टिंग में इसका ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग यूज़ किए। अब है math.h। math.h नाम से ही समझ में आना चाहिए, इसके अंदर मैथ्स के फॉर्मूला है। जैसे देखिए एक है फंक्शन पाव मतलब इसे 2 का पावर 5 निकालना है, तो कंप्यूटर में 2 और ऊपर में 5 ऐसे नहीं लिख सकते। और 2 का पावर 5 मीन्स क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। ठीक है, तो पाव फंक्शन हमको ये फैसिलिटी देता है कि आपको अगर 2 का पावर 5 निकालना है तो आप m में 2 लिख दीजिए, कॉमा दे के 5 लिख दीजिए, ये आपको 2 का पावर 5 जो भी होगा वो निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है पाव से, ये सब का आगे हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, लाइक पाव 2,4 लिखा है तो 16 आंसर आउटपुट दे देगा। तो कंप्यूटर का पर्पस क्या हम लोग को पता है, फैसिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं उसका, और हमारा काम आसान कर दे, यही ना पर्पस है कंप्यूटर का। तो इस तरह से ये सब फंक्शन पहले से बने हुए हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, SQRT नाम से लग रहा है स्क्वायर रूट का साइन हम लोग यूज़ कर नहीं सकते हैं, कीबोर्ड में होता नहीं है, और हम लोग को हेडेक भी रहता है मैथ्स में कि किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, आप SQRT में जो वैल्यू डालिएगा उसका ये हमको रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, पॉइंट में आना होगा तो पॉइंट में दे देगा, जैसा भी चाहे वो आपको देगा। ठीक है, इस तरह साइन, कॉस, टेन, लॉग, ABS बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो जो भी मैथमेटिकल आपको टर्म लगे फंक्शन, तो आप समझ जाइएगा वो math.h के अंदर आता है। ठीक है, फ्यू मोर हेडर फाइल्स, मैं लिस्ट बस यहाँ भी मेंशन किया हूँ, आगे आप लोग को PDF नोट्स में इसके अंदर के फंक्शंस भी आप देखिएगा, stdio.h, string.h, ctype.h, stdlib.h, iomanip.h, etc।
और हर हेडर फाइल के अंदर अपना अपना अलग अलग पर्पस के लिए फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से आगे देखते जाएंगे। तो ये था हमारा हेडर फाइल्स। नेक्स्ट हम लोग देखे थे मेन फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग हर प्रोग्राम में लिख रहे थे वाइड मेन करके हम लोग लिख रहे थे। तो मेन फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ये एक बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन है, ठीक है। द कंपाइलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सो डिज़ाइंड, मतलब मोस्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप सुने हैं, जितना भी लैंग्वेज आगे देखोगे, C++, जावा, सी, जो भी है, मैक्सिमम में मेन फंक्शन होता है, ठीक है। सो लैंग्वेजेस आर सो डिज़ाइंड दैट द मेन फंक्शन कंस्टिट्यूट्स द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि हम लोग मेन फंक्शन से कंप्यूटर को समझाते हैं कि आपको इंटर कहाँ से करना है इस प्रोग्राम में। बेसिकली आप लोग एक बात समझिए कि कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंड नहीं करता चीज़ों को जब तक हम नहीं समझें, ठीक है। नॉर्मल टर्म में हम बोल सकते हैं कि इट्स अ फुल मतलब बेवकूफ़ है वो, ठीक है। हमें उसे हर चीज़ समझाना पड़ता है, तो समझाने के लिए अलग अलग चीज़ बने हुए हैं। तो हमने बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो वो मेन फंक्शन जहाँ देखेगा उससे वो समझेगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेन फंक्शन इज़ काइंड ऑफ अ एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। It defines the point from which the program has to start executing itself, ठीक है। Though there are many other subroutines and other user defined functions included in the program, क्योंकि आप देखोगे उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, मेन भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे गेट ch हमने फंक्शन यूज़ किया, CLR, SCR फंक्शन बहुत सारे आगे देखेंगे हम लोग। तो फिर इतने इतने फंक्शन में वो कैसे समझेगा किस फंक्शन से स्टार्ट करें। तो सिंपल है, मेन फंक्शन उसको जहाँ दिखेगा वो वहीं से इंटर करेगा और वहीं से स्टार्ट करेगा। इसको लिखने का दो तरीका है, आप लोग के हिसाब, आप लोग को जो यूज़ करना वो यूज़ करना है वाइड मेन करके, ठीक है। और एडवांस प्रोग्रामिंग फीचर में करेंगे तब आप इंट मेन भी लिख सकते हैं, जिसमें अंदर में रिटर्न लिखना पड़ेगा। ये रिटर्न क्या होता है ये सब आगे हम लोग समझेंगे, बट अभी आप लोगों को इसमें से यूज़ करना है वाइड मेन वाला, ठीक है। इसी का हम लोग यूज़ करके फंक्शन देखेंगे। आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, एस्केप सीक्वेंस करके एक टॉपिक छोटा सा, ठीक है, सो दैट कि इसके बाद प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए आसान हो जाए। एस्केप सीक्वेंस मतलब काइंड ऑफ आपके आउटपुट को थोड़ा अरेंज करने में हेल्प करता है, लाइक /n, ठीक है। लास्ट क्लास आपने देखा था हम जब भी गुड मॉर्निंग लिख रहे थे, गुड मॉर्निंग के बगल में गुड मॉर्निंग आ रहा था, मतलब एक के बगल में एक आ रहा था। तो अगर मैं /n यूज़ करूँ तो वो क्या करेगा कि न्यू लाइन में हमेशा नीचे लाइन में अगला आउटपुट प्रिंट करेगा, हमेशा नीचे लाइन में, ठीक है। तो /n का काम है न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन। कैसे होता है यूज़ वो हम लोग अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। इंडेल /n की जगह आप इंडेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों का यूज़ आगे बताऊंगा कैसे होता है। /t का काम है गैप देना, हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब जैसे गुड मॉर्निंग लिखे हैं और उसके बाद मुझे लिखना है हेलो रांची या हेलो इंडिया, तो आपको चाहते हैं कि थोड़ा उसमें गैप हो, हेलो इंडिया और गुड मॉर्निंग के बीच में गैप हो, तो उसके बीच में अगर आप /t लिख देंगे तो एक हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा गैप में गुड हेलो इंडिया लिख के दिखाएगा। तो चेक करेंगे ये सब, ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं /n और /t का, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एस्केप सीक्वेंस थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब का प्रैक्टिकल यूज़ एक बार हम लोग आज चेक कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्रामिंग में समझाते हैं आपको कि कैसे होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंक्लूड, जिसमें iostream.h, क्योंकि हमें डिस्प्ले कुछ कराना है, ठीक है। conio.h का भी ज़रूरत पड़ेगा अभी, उसके बाद वाइड मेन। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैंने math.h नहीं यूज़ किया है क्योंकि जब जिस हेडर फाइल का ज़रूरत होगा तभी हम लोग यूज़ करेंगे। अभी इसी दोनों का ज़रूरत है तो हम लोग इसी दोनों को लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपल आपको मैंने बोला कि आप डिस्प्ले कराइए कुछ भी एक कंटेंट हम लोग लाइक
गुड मॉर्निंग डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखा होना चाहिए हेलो इंडिया, ये हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम CLR SCR भी यूज़ करते हैं, मैंने बोला था कि हम लोग इसका यूज़ करके देखेंगे क्या करता है। तो जो भी आउटपुट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उससे पहले आप चाहते हैं कि पिछला कुछ भी अगर लिखा हो क्लियर हो जाए, तो हम लोग CLR SCR यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। और मैं दूसरे सी आउट, हम लोग जितना चाहिए उतना सी आउट लिख सकते हैं, मतलब उतना डिस्प्ले होगा, कोई इशू नहीं है। जिसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो इंडिया, ठीक है। और लास्ट में मैंने बोला था कि गेट CH लिखना भी हमारे लिए ज़रूरी है, खासकर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी में मैं फिर से बोलता हूँ, एग्ज़ाम में कॉपी में CLR SCR एंड गेट CH आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट हम लोग जहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं टर्बो C++, इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को स्क्रीन होल्ड करना पड़ता है आउटपुट देखने के लिए, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। बट कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉपी में हमारे लिए ये लिखना इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कंपाइल पहले किए तो हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है, दिख रहा सबको। अब उसके बाद हम लोग रन कराएंगे। रन यहाँ पर दिख रहा मेन्यू, क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। फ्रेश दिख रहा है गुड मॉर्निंग, और उसके बगल में ही हेलो इंडिया दिख रहा है, ठीक है। आपने देखा मैंने सी आउट ऊपर और नीचे लिखा था, बट आउटपुट में क्या हुआ, एक के बगल में दूसरा आ रहा है। तो मैं क्या बोला हूँ कि कंप्यूटर को हर चीज़ बताना पड़ता है। तो आप सिर्फ सी आउट लिख देने से, नीचे नीचे करने से कंप्यूटर नीचे नहीं करेगा। तो करना ये है कि यहीं पर हम लोग यूज़ करेंगे /n, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे तो देखिए, जिस लाइन को नीचे करना है, तो जैसे हेलो के लाइन को नीचे करना है तो /n लगा दीजिए। तो इसका मतलब हुआ हेलो जो है नीचे लाइन होने के बाद प्रिंट होगा। चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नो एरर, रन कराते हैं। देखिए गुड मॉर्निंग के बाद अब नीचे हेलो इंडिया हो रहा है, बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो यही पर्पस है इसमें, ठीक है। यही चीज़ कि /n कैसे यूज़ होता है। तो आप /n ठीक से समझ के लिखना, जैसे कि गुड मॉर्निंग के बाद अगर आप /n लिखते हैं, और हमेशा याद रखिए डबल कोट्स में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। /n हमेशा डबल कोट्स में होता है। तो गुड मॉर्निंग के बाद अगर आप /n लिख रहे हैं तो भी वही आउटपुट आएगा नीचे करके। क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग के बाद कंप्यूटर क्या दिखा, /n मतलब उसको क्या पता है, नीचे लाइन, तो नीचे लाइन हो गया, ठीक है। और उसके बाद हेलो इंडिया दिख रहा है सी आउट में, तो आप फिर से इसको रन कराएंगे तो अभी भी प्रॉपर नीचे लाइन में ही आउटपुट आएगा। क्लियर है? तो सिंपल, जिस लाइन को आपको नीचे करना उस लाइन से पहले /n होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को इंडेल अगर होगा तो कैसे यूज़ करेंगे, और इंडेल भी हमने बोला है कि सेम नीचे लाइन होता है। तो इंडेल और /n में डिफरेंस ये है कि इंडेल जो होता है डबल कोट्स में, मैंने लिखा था, दिखा, सॉरी /n डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। इंडेल जो है आपको ऐसे साइन देना है, फिर से सी आउट वाला ये सिंबल, और तब ENDL लिखना है, ठीक है। और अब मैं इसको रन कराऊँ तो इसका आउटपुट भी आपका नीचे लाइन करके ही आएगा, दिख गया। तो ठीक से देख लीजिए, /n जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखाता है, और इंडेल डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखाता है, ठीक है। कैसे लिखाता है, तो ये आउटपुट वाला ये साइन देना है जो आपको दिख रहा है, उसके बाद इंडेल लिख देना है, कोई स्पेस नहीं है इंडेल के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम लोग कैसे इसको प्रिंट कराते हैं। कुछ बोल सकते हैं कि इसको एक लाइन में प्रिंट कराना हो तो कैसे होगा। तो एक लाइन में प्रिंट कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ही सी आउट में आप चाहते हैं, मतलब एक ही सी आउट में आप चाहते हैं प्रिंट कराना, तो कैसे करोगे। तो एक ही सी आउट में अगर प्रिंट कराना चाहते हो /n का यूज़ करके, मान लीजिए, तो आप ऐसे लिखिएगा गुड मॉर्निंग /n और उसके बाद हेलो इंडिया, ठीक है, सेमीकोलन। इसका भी एग्जैक्टली वही आउटपुट आएगा जो इससे पहले आ रहा था। देख रहे हैं बार बार आउटपुट सेम आ रहा है, गुड मॉर्निंग और नीचे करके हेलो इंडिया। तो /n सी आउट, इसका पर्पस आप समझिए बस कि ये डिस्प्ले कराना है, /n क्या करेगा, नीचे लाइन करना है। तो एक साथ लिखे हैं, अलग लाइन में लिखे हैं, तो कैसे यूज़ किए हैं, ठीक है। अब इसी में अगर मैं
स्लैश एन की जगह स्लैश टी कर दूँ, ठीक है, तो आउटपुट आप देखिएगा सट के नहीं आएगा, प्रॉपर एक गैप के साथ आएगा। स्लैश टी का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है, कम से कम 7-8 स्पेस रहता है बीच में, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन कर रहा हूँ तो आप आउटपुट देखिए, गुड मॉर्निंग और हेलो के बीच में आपको दिख रहा है, मॉर्निंग और हेलो के बीच में ज़्यादा गैप है। तो कुछ गैपिंग देके आपको डिस्प्ले कराना है तो स्लैश टी यूज़ कीजिए, नीचे लाइन में डिस्प्ले कराना है तो स्लैश एन यूज़ कीजिए, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट्स, और इंडेल हम लोग कैसे यूज किए देखें, और आगे हम लोग ये सब हर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझे कि हेडर फाइल मेन फंक्शन कैसे यूज़ होता है और स्केप सीक्वेंस स्लैश एन कैसे होता है, ठीक है।